मैं आज आप लोगों के लिए लेह लद्दाख की वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर आप लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों के काफ़ी प्रश्न होते थे कि सर हमको लेह लद्दाख जाना है तो कैसे जाना चाहिए, बाइक से जाऊं या फिर कार से जाऊं, कौन से रूट से मैं जाऊं जिसमें मुझे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, होटल में रुकूं या फिर टेंट में रुकूं, कौन सा मेरे लिए उचित रहेगा, परमिट मैं कैसे निकालूं अगर मैं बाइक से जा रहा हूं या फिर मैं कार से जा रहा हूं, मेरे पास बुलेट नहीं है तो मुझे बुलेट कहाँ से मिलेगी और इसका भाड़ा कितना पड़ेगा, मुझे लेह लद्दाख मुझे कब जाना चाहिए, कितने दिन का मुझे यहाँ पे ट्रिप बनाना चाहिए और क्या क्या मुझे लेह लद्दाख लेके जाना चाहिए। और अंत में ये भी जानेंगे कि हमको लेह लद्दाख पूरे जर्नी का प्रति व्यक्ति कितना खर्चा पड़ जाएगा। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा जिसमें आपको लेह लद्दाख जाने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि लेह लद्दाख आखिर खुलता कब है। दोस्तों लेह लद्दाख आपको जाने के लिए केवल 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है और ये 5 से 6 महीने हैं आपके मई से लेकर अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद हैवी स्नोफॉल होने के कारण लेह लद्दाख का मार्ग बंद कर दिया जाता है। लेह लद्दाख की ओपनिंग जो होती है वो अक्सर 15 मई के बाद ही होती है। हर साल ये डेट ऊपर नीचे होता जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि हमको इन 6 महीने में सबसे अच्छा सीजन कौन सा रहेगा लेह लद्दाख जाने के लिए। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों कि आप जून से लेके जुलाई वाले टाइम पीरियड पे जाइए, क्योंकि अगर आप मानसून में जाएंगे तो आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा और आपको लैंडस्लाइड की भी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो वहां पे स्नोफॉल भी हो सकता है जिससे रोड ब्लॉक हो जाएंगे और आपको हो सकता है कि उस बर्फ के ऊपर ही आपको गाड़ी चलाना पड़े। तो सबसे अच्छा जो समय है वो है जून या जुलाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको लेह लद्दाख कैसे पहुंचना है और किस रूट से मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों लेह लद्दाख जाने के लिए आपके पास 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यह है कि आप मनाली होते हुए स्पीति बाईपास होते हुए आप लेह जाएंगे। दूसरा मार्ग है दोस्तों आपका श्रीनगर होते हुए कारगिल होते हुए आप लेह जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दूरी की बात करूं कि अगर आप मनाली वाले रास्ते से जाते हैं लेह तो वो 450 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा। और यही अगर आप जम्मू होते हुए श्रीनगर होते हुए लेह जाते हैं तो इसकी जो दूरी पड़ती है आपकी, ये आपकी 420 किलोमीटर की पड़ जाती है। ये 420 किलोमीटर की दूरी आपकी श्रीनगर से लेके लेह तक की मैं बता रहा हूँ। अब बात करते दोस्तों कि अगर आप बुलेट वाले हैं या फिर अगर आप कार वाले हैं तो कौन सा विकल्प आप लोगों के लिए उचित रहेगा। देखिए दोस्तों अगर आप बुलेट से जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 10 दिन का ट्रिप बनाना पड़ेगा। वही अगर आप पैकेज बुक कराते हैं या फिर आपके खुद की कार है तो आप 8 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। यानी कि 2 व्हीलर वाले 10 दिन का ट्रिप बनाएंगे और कार वाले या फिर पैकेज वाले 8 दिन का ट्रिप बनाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बुलेट से जाने के लिए हमको क्या क्या चीजों को ले जाना आवश्यक है उसको जान लेते हैं, फिर मैं आगे कार वालों के लिए भी कुछ बातें बताता हूँ। सर्वप्रथम ये कि अगर आपका खुद का बुलेट है तब तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे दिल्ली से आए, चाहे चंडीगढ़ से आइए या फिर देश के किसी भी राज्य से आइए, आप बुलेट से आसानी से लेह पहुंच सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। दूसरी चीज ये कि अगर आपका बुलेट खुद का नहीं है और अगर आप मनाली से या फिर श्रीनगर से बुलेट लेना चाहते हैं तो आपको भाड़े में बुलेट मिल जाएगी। अगर यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूं पर डे के हिसाब से तो बुलेट को लोग चार्ज करते हैं 1300 रुपए। ये रेट जो बता रहा हूँ ये मैं मनाली का बता रहा हूँ। इसी के आसपास आपको श्रीनगर में भी बुलेट का दाम पड़ जाएगा। और वही अगर आप हिमालयन गाड़ी लेते हैं यानी कि हिमालयन बुलेट लेते हैं तो उसका रेट आपको 1600 रुपए पड़ जाएगा पर डे के हिसाब से। तो जितने दिन आप रहेंगे उतना आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं दोस्तों कि हमको बुलेट से जाने के लिए क्या क्या चीजों को और कैरी करना पड़ेगा जिसमें हमको कठिनाइयों का सामना ज्यादा ना करना पड़े। तो दोस्तों बाइक से जाने के लिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है आपका जेरी कैन। जेरी कैन यानी कि पेट्रोल का एक छोटा सा कंटेनर जो कि 5 से 10 लीटर का हो तो आप उसको कैरी करके चलिए, क्योंकि आपको उस रूट में कहीं भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपका पेट्रोल कभी भी खत्म हो जाए। तो आप एक जेरी कैन अपने साथ जरूर रखिए। दूसरा आपका हेलमेट आवश्यक है। आप बिना हेलमेट के बाइक राइड मत करिए क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हैं। आपको वहां से नदी पार करना पड़ेंगे, बड़े बड़े पुलिये पार करने पड़ेंगे और आपको बड़े बड़े बोल्डर पत्थर को भी क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों आप सेफ्टी गार्ड जरूर पहन के चलिए। नी गार्ड आता है आपको 700-800 रुपए आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, या तो आप मनाली में ले लीजिए या फिर जहां से भी आ रहे हैं तो आप सेफ्टी गार्ड भी अपने साथ जरूर रखिए। दूसरा दोस्तों कि जो भी आपकी बाइक हो वो आपकी ट्यूबलेस टायर वाली ही होनी चाहिए। टूल किट आप जरूर अपने साथ रखिए। टूल किट यानी कि गाड़ी में कुछ समस्या आ जाए तो आप उसका एक किट जरूर रखिए, यानी कि एक पंचर किट रख लीजिए, एक छोटा सा ऑयल बॉटल रख लीजिए, क्लच वायर भी रख लीजिए। ये सारी चीजें आप साथ में लेकर चलिए अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो। दूसरा दोस्तों आप एक वाटरप्रूफ बैग जरूर रखिएगा क्योंकि वहां पे बेमौसम बारिश होते रहती है, तो आप जरूर एक वाटरप्रूफ बैग ही पकड़िए जिसमें आप कपड़ा कम से कम रखिए और ये सारी चीजें सामान उसमें आराम से आ जाए। रेनकोट अपने साथ दोस्तों जरूर रखिए और आप विंटर क्लॉथ रखना ना भूलें क्योंकि लेह लद्दाख में आपको काफी ठंड महसूस होगी। और तीसरी चीज दोस्तों कि अगर आप 8 दिन 10 दिन का ट्रिप बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है एक पोस्टपेड सिम, ताकि आप अपने परिवार वालों के संपर्क में रहें अगर आप बैचलर जा रहे हैं या फिर कपल्स जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको प्रीपेड सिम काम नहीं आएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप मनाली में या फिर आप जहां भी रह रहे हैं एक पोस्टपेड सिम खरीद लीजिए ताकि आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय बने। दोस्तों अगर आप श्रीनगर वाले रूट से जा रहे हैं तो उस रूट में आपको ज्यादा खराब रास्ते देखने को नहीं मिलेंगे। वहां की रोड की भली भांति है तो उतना कठिनाई आपको नहीं होगा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि हमको गाड़ी का परमिट कैसे निकलवाना पड़ेगा और गाड़ी की परमिट हमको मिलेगी कहां से। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए आपको वहां पे एक परमिट चाहिए होता है और वो परमिट होता है कि आप लेह लद्दाख लोकल साइट सीइंग घूम रहे हैं तो उसके लिए आपको एक परमिट चाहिए होता है। तो आप इस वेबसाइट में जाके अपनी परमिट निकलवा सकते हैं। इस परमिट का दोस्तों जो कॉस्ट है वो आपका 8 से 850 रुपए पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं या फिर चाहें तो आप डीएम ऑफिस लेह में जाके भी निकलवा सकते हैं। डीएम ऑफिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस चले जाइए, वहां पे भी आप परमिट निकलवा सकते हैं या फिर किसी भी इंटरनेट कैफे वाले से भी निकलवा सकते हैं लेह पहुंचकर। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि मुझे केवल एक ही परमिट चाहिए या फिर इसके अलावा भी मुझे और परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप मनाली वाले मार्ग से जा रहे हैं तो फिर आपको एक परमिट की जरूरत पड़ेगी अगर आप रोहतांग होते हुए जा रहे हैं तो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप रोहतांग वाले मार्ग से आज के डेट पे मत जाइए, क्योंकि आपका अब बन चुका है अटल टनल। तो अटल टनल से अगर आप जाएंगे तो आपको किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपका रोड भी बहुत अच्छा है। तो आप अटल टनल होते हुए लेह पहुंचिए, जिसमें आपको एक भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही अगर मैं बात करूं श्रीनगर वाले रूट से अगर आप जाते हैं तो श्रीनगर से भी जाएंगे तो आपको कहीं भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आपको लेह पहुंचकर ही परमिट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे उसको निकलवाना है। तो दोस्तों, ये तो थी बातें कि हम 2 व्हीलर से जाते हैं तो हमको किस तरीके से जाना है। अब हम बात करते हैं 4 व्हीलर के लिए कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो क्या हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और अगर आप पैकेज लेते हैं तो कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो एक ही सजेशन दूंगा कि आप एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी पकड़िए। दोस्तों, अगर आप स्विफ्ट डिजायर या फिर कोई भी हैचबैक कार अगर लेके जाते हैं तो फिर आपको बहुत समस्या होगी, क्योंकि वहां पे आपको बड़े बड़े पत्थरों से पार होना है, नदी से पार होना है, ब्रिज से पार होना है। तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप कोई एक बड़ी गाड़ी लेकर जरूर जाइए, जैसे कि आपका टाटा नेक्सॉन हो गया, महिंद्रा एक्सयूवी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, इको स्पोर्ट हो गई। ये सारी गाड़ियों का आप अगर चयन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके कोई समस्या नहीं होगी। और रही बात अगर परमिट की, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अटल टनल से जाते हैं तो भी आपको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आप श्रीनगर वाले मार्ग से जाते हैं कारगिल होते हुए तो भी आपको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी से बिल्कुल जा सकते हैं और आप 8 दिन का ट्रिप जरूर बनाइएगा अगर आप कार से जाते हैं तो। अब बात यहाँ पे करते हैं दोस्तों कि मेरे पास कार नहीं है और मैं मनाली से या फिर मैं श्रीनगर से कार हायर करूंगा, तो मुझे क्या क्या चीजों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप गाड़ी पैकेज के जरिए पकड़ेंगे तो पैकेज वाले आपके लेह तक आपको छोड़ेंगे, और उसके बाद आपको लेह का जो लोकल साइट सीइंग है, यानी कि लेह लद्दाख में जो भी जगह आपको घूमना है वो आपके टूर पैकेज वाले नहीं घुमाएंगे। इसका कारण ये है कि लेह लद्दाख केवल 4 से 5 महीने के लिए खुलता है, और इस 4 से 5 महीने वाले भी जो लेह की जो टैक्सी यूनियन है वो किसी भी हिमाचल प्रदेश या फिर अन्य राज्य से आने वाली गाड़ी को परमिशन नहीं देती है कि आप हमारे लेह लद्दाख में आकर घुमाइए। इसका कारण ये है 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो उनको भी कुछ पैसे कमाने का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए कॉमर्शियल व्हीकल को जाने नहीं दिया जाता है। अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी खुद की गाड़ी है तो फिर आप लोकल साइट सीइंग घूम सकते हैं, कोई आपको रोका टोकी नहीं करेगा। अब यहाँ पे बाइक वाले सोच रहे होंगे कि बाइक को भी क्या इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो जी बिल्कुल, पीली नंबर प्लेट की बुलेट रहेगी। अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल से जा रहे हैं यानी कि गाड़ी हायर करके जा रहे हैं तो वो रहेगा पीला नंबर प्लेट, और पीले नंबर प्लेट वालों को लेह में लोकल साइट सीइंग घूमने नहीं दिया जाता। तो आप उनकी गाड़ी से घूमेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी भी कुछ कमाई हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप वहां पे जहां भी होटल लेंगे होटल पे अपनी गाड़ी पार कर दीजिए और आप उनके द्वारा घूम लीजिए। ज्यादा कॉस्ट वो चार्ज नहीं करते हैं, जो कॉस्ट है वही कॉस्ट आपका लेंगे, जो कि आपका एक दिन का 2500 से 3000 रुपए होता है, और आपको सारे साइट सीइंग घुमा के आपको वापस आपके होटल पे ड्रॉप कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि रास्ते के दरमियान क्या हमको एक ही दिन में ट्रैवल करना चाहिए या फिर हम बीच में स्टे लें। तो दोस्तों मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप 2 दिन में लेह पहुंचिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मनाली से जाते हैं तो बीच में कहीं स्टे दीजिए 200 किलोमीटर के बाद। इसी तरीके से अगर आप श्रीनगर से जाते हैं तो आप कारगिल में स्टे दीजिए, जो कि है 202 किलोमीटर के आसपास, वो भी पड़ जाता है। तो आप एक दिन का जरूर स्टे बनाइए रात में बीच रास्ते में, उसका दूसरे दिन आप लेह पहुंचिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि हम रुके कहाँ, होटल में रुकना चाहिए या फिर हमको टेंट में रुकना चाहिए। दोस्तों आप जब ये यात्रा करेंगे तो आपको जगह जगह होटल, जगह जगह रेस्टोरेंट और जगह जगह आपको एक टेंट मिलेगा जहां आप अपना स्टे कर सकते हैं। आपका जहां पे भी स्टेमिना खत्म हो जाएगा आप वहीं पे अपनी गाड़ी रोककर विश्राम कर सकते हैं, जो भी आपका नजदीकी होटल रहेगा। यहाँ पे आपको होटल सस्ता पड़ेगा और टेंट आपको महंगा पड़ेगा। टेंट की यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो 1500 से 2000 रुपए एक व्यक्ति का है, और वही अगर मैं बात करूं होटल की तो होटल वालों का कॉस्ट होता है 1500 से 2000 रुपए 2 से 3 व्यक्ति के लिए। तो आपको टेंट थोड़ा महंगा पड़ता है। इसका कारण ये है कि वो आपको बॉनफायर भी साथ में देते हैं, इसलिए इनका रेट 1500 से 2000 रुपए एक व्यक्ति का है, और होटल आपको 1500 से 2000 रुपए में 2 से 3 व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि हमको खाने पीने का क्या यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगा। तो दोस्तों खाना आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है ये सारे होटल, सारे रेस्टोरेंट वाले 4 से 5 महीने के लिए अपना व्यापार करते हैं, तो इनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि आपको 200 रुपए तक खाना एक टाइम का उपलब्ध होगा पर पर्सन। तो आप उस हिसाब से अपने खाने का एडजस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह देना चाहिए कि लगभग आपका 700 से 800
रुपए एक दिन का खाने पीने का खर्चा डेफिनेटली होगा ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लेह लद्दाख पहुंच चुके हैं, इसके बाद हमको आगे कैसे यात्रा करनी है और यहाँ पे हमको होटल और खाने पीने की क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर होटल की बात करो दोस्तों तो 800 रुपए से आपको होटल देखने को मिल जाएगा लेह लद्दाख में। यहाँ पे कुछ सस्ते गेस्ट हाउस भी हैं जो कि 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप चाहे तो गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, चाहे तो आप एक नॉर्मल होटल में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्टार 3 स्टार होटल भी देखने को मिलेंगे जिनका कॉस्ट 5000 से 10,000 रुपए होता है, तो आप वहां भी अपना स्टे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि दोस्तों आपको लेह लद्दाख में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो दोस्तों खाने पीने का भी सेम आपको वही कॉस्ट मिलेगा जो कि आपको रास्ते में मिला था, यानी कि 150 रुपए से लेके 200 रुपए थाली सिस्टम के आधार पर पड़ेगा। तो आप अपने भोजन की व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको लेह लद्दाख घूमने के लिए कितने दिन का ठहराव करना आवश्यक है। दोस्तों अगर आप लेह पहुंच चुके हैं तो आप एटलीस्ट लेह लद्दाख में 3 दिन जरूर स्टे बनाइए। लेह में आपको डे नंबर 1 पे घूमना है वहां के लोकल साइट सीइंग, जिसमें आपको बहुत सारे लेह पैलेस, मॉनेस्ट्री, ये सारी चीज पे विजिट करवाया जाएगा। और अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो लेह में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, वहां भी विजिट करके देखिए, शायद आपको कुछ पसंद आ जाए, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और डे नंबर 1 में आप होटल में स्टे करिए। दूसरे दिन आपको जाना है दोस्तों पेंगोंग लेक। दोस्तों पेंगोंग लेक अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से आपको परमिट निकलवानी पड़ती है। तो आप अगर टैक्सी से जा रहे हैं, यानी कि लेह लद्दाख के लोकल टैक्सी से जाना चाहते हैं, तो उन लोग खुद ही आपको ये सारी चीज निकलवा के दे देंगे। अदरवाइज आप चाहें तो डीएम ऑफिस में भी जाके निकलवा सकते हैं, या फिर किसी भी एजेंट को भी बोलकर भी निकलवा सकते हैं। लेह में बहुत सारे आपको एजेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप पेंगोंग लेक जाइए, आपको काफी अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। वहां का नेचर, वहां की ब्यूटी, फोटोशूट के पर्पज से तो बहुत ही बेस्ट प्लेस है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप वहां थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी कर लीजिए, ताकि वहां की मेमोरी आपके साथ हमेशा बनी रहे। और तीसरे दिन आपको दोस्तों जाना है नुब्रा वैली। दोस्तों नुब्रा वैली भी जाइए, यहाँ पे आपको किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यहाँ भी आप पूरा दिन यहाँ एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ की भी ब्यूटी, यहाँ का नेचर, यहाँ का वैली काफी शानदार है, जो कि एक अलग ही आपको अनुभव प्रदान कराएगा। तो आप यहाँ विजिट करिए और चौथे दिन आप अपनी रवानगी ले लीजिए, चाहे आप कश्मीर मार्ग होते हुए आइए, चाहे आप मनाली मार्ग होते हुए आइए। अगर आप गाड़ी भाड़े पे लिए हुए हैं तो ये गलती मत करिएगा कि आप मनाली होते हुए गए और कश्मीर होते हुए वापस चले गए। खैर ये कोई बताने की बात नहीं थी। एनीवे चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अब कॉस्ट कितना पड़ जाएगा पर पर्सन। अगर हम कार से जाते हैं तो उनका कितना कॉस्ट पड़ेगा, अगर हम बाइक से जाते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, पैकेज वाले कितना कॉस्ट लेंगे, इन सारी की बात अब कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बुलेट वालों के लिए। तो अगर आप बाइक से जाते हैं दोस्तों तो आपका जो पर हेड का खर्चा है वो आपका 20,000 रुपए मैक्सिमम पड़ जाएगा, उसके अंदर ही हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 20,000 पर पर्सन पकड़कर आप जरूर चलिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कार वालों के लिए कि अगर आप पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आपका कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। दोस्तों अगर इसमें मैं कॉस्ट इंक्लूड करूं, यानी कि पेट्रोल का खर्चा, रुकने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, आपके परमिट का खर्चा, इन सारी चीजों को अगर मैं इंक्लूड करूं, हार्डली 12 से 15,000 लगेगा पर पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पूरा का पूरा बच जाता है। और एक गाड़ी में आप कम से कम 4 से 5 मेंबर रहेंगे तो आपका खर्चा इसीलिए इसमें कम लगता है, यानी कि एक पर्सन का अगर लगभग कॉस्ट निकाला जाए तो 12 से 15,000 रुपए खर्चा होता है।